एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टैंग। वो बहुत परेशान बैठी होती है कि इस शहर से और उस आदमी से मेरी जान नहीं छूट रही है, मगर अब मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। उसके हाथ में नाइफ होता है, वो लेकर ये रोड पर निकल जाती है और कहती है कि मैं आखिरी गुड बाय मैसेज किसे लिखूं, मेरे पास तो कोई नहीं है। इसीलिए खुद को ही आखिरी गुड बाय मैसेज लिखकर मेल बॉक्स में लेटर डाल देती है। ये सीन 1991 का होता है और फिर हमें 2026 दिखाया जाता है, 2026 कि जहाँ पर एक वॉचमैन बैठा सो रहा होता है रात को, कि उसे कुछ खड़बड़ की आवाज़ आती है। जैसे ही वो जाकर देखता है तो सामने एग्जैक्ट वैसा ही मेल बॉक्स खड़ा होता है और साथ में वही बिल्ली भी होती है। फिर दिखाते हैं कुछ टाइम पहले की बात, 2026 में ही एक आदमी रोज़ उस मेल बॉक्स के पास आकर बैठा रहता है किसी लेटर के इंतज़ार में, और वही चौकीदार इसे आकर रोज़ भगाता रहता है कि यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, इस मेल बॉक्स में अब कोई लेटर नहीं आते, तुम्हें कौन लेटर लिखेगा। मगर वो अंकल इसकी बात नहीं मानता और वहीं बैठा रहता है कि इतने में इसकी बेटी इसे ढूंढती हुई आती है और अपने फादर को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती है कि आपको मैंने मना किया है ना कि यहाँ मत आया करें, आप यहाँ क्यों आ जाते हैं। इसका फादर बीमार भी होता है और वहाँ के लोग इन्हें घर खाली करने को भी कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो ये इनसे कहती है कि हम वैसे भी यहाँ से जा रहे हैं। ये दूसरे शहर जा रही होती है जहाँ पर ये नौकरी करती है, मगर इसका फादर इसके साथ चलने से मना कर देता है कि मैं यहीं रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये अपने फादर से कहती है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा, मैं बार बार अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती और आपको भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी नौकरी खतरे में आ रही है, आप मेरे लिए मुश्किल पैदा क्यों कर रहे हैं। अब इसके फादर के दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो ये फिर से लेटर लिखने बैठ जाता है। दूसरे दिन जब ये सुबह उठती है तो इसका फादर घर पर नहीं होता, बस इसके लिए लेटर छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता और मैं इस शहर को छोड़कर जा भी नहीं सकता, मुझे यहाँ बहुत ज़रूरी काम है, एक दफ़ा मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं तुम्हारे पास खुद वापस आ जाऊँगा, तुम चली जाओ। ये पढ़कर वो परेशान हो जाती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए दोबारा उसी फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ पर वो मेल बॉक्स रखा है और इसका फादर हमेशा वहीं बैठा रहता था। इस वक्त इसका फादर यहाँ मौजूद नहीं होता, तो ये सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है जिसमें पता चल जाता है कि इसका फादर रात को इसी फैक्ट्री में आया था, मगर उसके बाद से इनका कुछ अता पता नहीं है। तो ये पुलिस की मदद लेती है कि आप प्लीज़ मेरे फादर को ढूंढें। इतने में वही चौकीदार इसके पास आता है और इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, मगर वादा करो कि मेरी बात सुनने के बाद तुम मुझे पागल नहीं कहोगी, क्योंकि मैंने जो भी देखा है बिल्कुल सही देखा है। वो कहती है कि तुम बताओ मेरे फादर कहाँ हैं अगर तुम्हें कुछ पता है तो। ये बताता है कि तुम्हारे फादर रात को इसी फैक्ट्री में आए थे, और ये वही सीन होता है जब ये सो रहा था और कोई खड़बड़ करता है और इसकी आँख खुल जाती है। वो खड़बड़ ये आदमी ही कर रहा था, रात को उस फैक्ट्री का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है कि मैं लेटर डालने आया हूँ, और मेल बॉक्स में वो लेटर डालते ही वो गायब हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जाते ही इस मेल बॉक्स के पास ये बिल्ली आकर बैठ जाती है, जिसके आते ही मेल बॉक्स के अंदर से आवाज़ आने लगती है। ये जैसे ही चेक करता है तो वो लेटर जो उस आदमी ने डाला था वो गायब हो जाता है, जैसे कहीं चला गया हो। चौकीदार बताता है कि आपके फादर मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए और ये लेटर भी। मुझे तो ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर ये लड़की इसकी बात नहीं मानती और फिर अचानक से वही बिल्ली दोबारा से उसी मेल बॉक्स के पास आकर बैठ जाती है, जिसके आने के बाद मेल बॉक्स के अंदर से फिर से आवाज़ आती है जैसे कि कोई लेटर आया हो। ये लोग जैसे ही चेक करते हैं तो सच में लेटर आया होता है, और ये वही लेटर होता है जो कि 1991 में टैंग ने खुद को लिखा था। और फिर दोबारा 1991 दिखाया जाता है और इस बार हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ये जुन। ये अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा होता है और इसमें से एक इसका बॉस भी होता है जिसका नाम होता है चा। ये लोग जो हैं वो गुंडे बदमाशों वाला काम करते हैं। इस चा का बड़े बड़े माफिया और बिजनेसमैन्स के साथ ताल्लुकात होते हैं। वो लोग इससे उधारात कलेक्ट करने का काम करवाते हैं, यानी कि उनसे जिसने भी उधार लिया होगा और वो पैसे वापस नहीं कर रहा होगा तो ये इसे हायर करते हैं ताकि उन बंदों से ये इन्हें पैसे निकाल कर दिलवाए। और इस चा की गैंग में ये जुन भी शामिल होता है। असल में ये तीनों कोई बड़ी बोट खरीदना चाह रहे होते हैं, मगर उसे खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए ये लोग ये काम करते हैं ताकि पैसे जमा करें और बड़ी बोट खरीद सकें और फिर बड़ा बिजनेस कर सकें, यानी कि खुद माफिया बन के बैठना चाहते हैं। खैर इन तीनों का जो बॉस होता है उसका नाम होता है बाव।
और वो एनिमेशन देता है कि जाओ इस आदमी से पैसे निकलवा कर लेकर आओ। उधार लेने के बाद पैसे वापस नहीं कर रहा। जैसे ही ये लोग यीबो के घर पर आते हैं तो यीबो घर पर नहीं होता, सिर्फ उसकी बेटी होती है और ये हमारी फैमिली टैंग होती है। इसका फादर तो घर पर नहीं होता तो ये लोग इससे पैसे मांगने लगते हैं, मगर ये मुंह पर साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे फादर ने तुमसे पैसे लिए हैं ना, तो उन्हीं से जाके पैसे लो। तो चा क्या करता है कि पूरे घर की तलाशी लेने लगता है कि कोई भी कीमती सामान मिलेगा तो हम उठा लेंगे, मगर इन्हें उल्टा पैसे ही मिल जाते हैं, जो कि चा अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर ये इसे लेकर जाने नहीं देती क्योंकि ये पैसे इसकी ग्रैंडमा के होते हैं जिनकी डेथ अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। मगर बाव नहीं मानता और पैसे लेकर जाने लगता है, तो ये इसे कोई चीज़ उठाकर मारने लगती है, मगर इसका हाथ यीजुन रोक लेता है और कहता है कि हमें हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, अभी तक तुम्हारे फादर का उधार पूरा हुआ नहीं है। ये छोटी सी रकम हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, बाकी का उधार लेने भी वापस आएंगे, अपने फादर को बता देना। ये कहकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे बंदे के पास पहुँच जाते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए कि अभी तक उधार वापस क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर और गुंडे भी आ जाते हैं और आपस में इनकी खूब फाइट होती है, जिससे यीजुन के हाथ पर चोट लग जाती है। यीजुन को पढ़ने का शौक़ नहीं होता क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने इस बिज़नेस पर होता है, मगर ये चाय इसे ज़बरदस्ती पढ़ने को कह रहा होता है कि तुम पढ़ो और अपना हाई स्कूल पूरा करो, क्योंकि हमारे बिज़नेस में पढ़े लिखे इंसान की भी ज़रूरत होगी। और आज की कमाई का आधा आधा हिस्सा ये इन दोनों को दे देता है, जो कि यीजुन अपने घर जाकर संभाल कर रख देता है। ये भी पैसे जमा कर रहा होता है। दूसरे दिन यीजुन हाई स्कूल आ जाता है। वहाँ की टीचर, जिसका नाम होता है जिन, इसी ने ही इसे ज़बरदस्ती इस स्कूल में लगाया होता है, क्योंकि ये चाहती है कि ये पढ़े और उसके बाद ये यीजुन को क्लास में ले आती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि ये हमारा नया स्टूडेंट है। इसी की क्लास में टैंग भी बैठी होती है, जिसे ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये मेरी क्लास फेलो। क्लास ख़त्म होने के बाद टैंग इसे बात करने के लिए बुलाती है। इससे वही अपनी ग्रैंडमा के पैसे वापस मांग रही होती है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, या तो स्कूल में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी ताकि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। ये कहता है जाओ जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये इसे ज़बरदस्ती अपने पैसे वापस मांगे जा रही होती है। तो ये कहता है कि तुम्हारे फादर ने उधार तो लिया था ना, अब उन्हें पैसे तो वापस करने ही हैं। इतने में टैंक की दोस्त इन दोनों को बात करता हुआ देख लेती है, जिससे ये दोनों ज़्यादा बात नहीं करते और यीजुन वहाँ से चला जाता है। और साथ ही ये पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होती है। उधर चा अपने बॉस के पास पहुँच जाता है, जिसका नाम होता है बाओ। बाओ इसे सुनाने लगता है कि तुमने अभी तक यीबो से पैसे क्यों नहीं लिए। यीबो ने इससे उधार लिया था अपनी माँ का इलाज करने के लिए, मगर उसकी माँ की तो डेथ हो गई, लेकिन इससे हमें क्या, उसको हमारे पैसे वापस करने होंगे। बाओ चा का मजाक उड़ाने लगता है कि लगता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, इसीलिए अब ये काम मेरे बंदे ही करेंगे। वो अपने तरीके से यीबो से पैसे निकलवाएंगे, देखते हैं कि कैसे वो हमारे पैसे वापस नहीं करता। तो चा ये बात आकर इन दोनों को बता देता है कि यीबो से पैसे निकलवाने की जिम्मेदारी उसने अपने बंदों को ही दे दी है। ये बात सुनकर यीजुन थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि बाओ बहुत ख़तरनाक आदमी है। वो अपने पैसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो कहीं वो टैंक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये बात सोचकर ये थोड़ा परेशान हो जाता है। ये दोनों भी बार बार इसके सामने बोले जा रहे होते हैं कि अब उस बेचारी टैंक का क्या होगा, जिससे ये और टेंशन में आ जाता है। इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा होता है। तो अब जब टैंक अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, तो वहाँ इसे कोई आदमी नज़र आता है, जिसके पास वही सेम मेल बॉक्स होता है और वो कैट भी होती है। और दूसरे दिन वही मेल बॉक्स इसकी शॉप के बाहर खड़ा होता है, जहाँ ये काम करती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है। इसका बॉस इसे लेटर देता है कि इस मेल बॉक्स के अंदर तुम्हारे नाम का लेटर पड़ा था। जैसे ही टैंग वो लेटर खोलकर पढ़ती है, तो इसका खून खौल जाता है और सीधा स्कूल पहुंच जाती है। पहले तो ये सब बच्चों से क्लास फंड कलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि टीचर ने इसे ये जिम्मेदारी दी होती है। और फिर ये उनसे कहती है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इसकी बात मानता है और बात सुनने बाहर आ जाता है। तो ये इसे डांटने लगती है और वार्निंग देने लगती है कि तुमने जो मुझे ये लेटर लिखने वाली घटिया हरकत करी है ना, वो आइंदा मत करना। ये शौक हो जाता है कि क्या बात कर रही हो तुम, कौन सा लेटर, मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं लिखा। मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मगर उसके क्लासरूम में आने से पहले इसका एक क्लासमेट होता है, जिसका नाम होता है शैन। वो इस टैंक के बैग में घुस जाता है उसका होमवर्क चुराने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ वो लेटर लग जाता है। तो ये पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर वो लेटर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। उस लेटर पर यीजुन का नाम लिखा होता है कि उसने टैंक को ये लेटर लिखा है।
तो पूरी क्लास ये लव लेटर समझने लगती है, क्योंकि उसने लिखी भी उसमें यही बातें होती हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। टैंक जब क्लास में आती है और ये सब देखती है तो उससे अपना लेटर छीनने लगती है, मगर वो लेटर दे ही नहीं रहा होता और लेटर पढ़े जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये तमाशा यीजुन देखता है तो फ़ौरन आकर शैन से वो लेटर छीनता है और उसे भी मारता है। फुल तमाशा होने लगता है और ये बात टीचर तक पहुंच जाती है। टीचर जिन जो है वो यीजुन को ही गलत समझ रही होती है कि इसी ने इसको लेटर लिखा होगा, जबकि यीजुन साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैंने लेटर नहीं लिखा। टीचर जिन कहती है कि राइटिंग तो तुम्हारी ही है, तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा है। तो यीजुन कहने लगता है कि कोई और भी तो मेरी राइटिंग की कॉपी करके ये लेटर लिख सकता है। तो टीचर जिन टैंक से पूछने लगती है कि बताओ क्या इसी ने तुम्हें ये लेटर दिया था। तो वो कुछ नहीं बोल रही होती, चुप खड़ी होती है। तो यीजुन उसे फोर्स करने लगता है कि बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो। तो टीचर जिन कहती है कि मैं बात कर रही हूँ ना। तब भी टैंक कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। तो यीजुन को शक इस शैन पर हो जाता है। तो ये इसे पकड़ लेता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे फंसाने के लिए ये लेटर वाला ड्रामा किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में टीचर जिन आकर इसे देख लेती है और साथ में टैंक का फादर भी आ जाता है और अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी बेटी आइंदा के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगी। और यीजुन को भी समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और कोई बात नहीं, इंसान ऐसी एज में ये हरकतें करता है। इसकी बातें सुनकर यीजुन की हटने लगती है। वो इसके भी मुंह पर साफ कहने लगता है कि मैंने लेटर नहीं लिखा, तो मुझे अपना फजूल का ज्ञान मत दो। फिर टैंक का फादर उसे अपने साथ ले जाता है। इन सब के जाने के बाद यीजुन वो लेटर डस्टबिन से बाहर निकालने लगता है कि आखिर पढ़ूं तो कि मेरे नाम पर किसने इसे लेटर लिखा है और क्या लिखा है। जब ये लेटर पढ़ता है तो लेटर के अंदर बहुत गहरी बातें लिखी होती हैं कि टैंक मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही एक नया रास्ता खोला था, मगर मुझे नहीं पता था कि हम दोनों उस रास्ते में खो जाएंगे, उस रास्ते में फंस जाएंगे। मैं तुम्हें इस रास्ते से बाहर निकाल कर रहूँगा। ये शायद वही लेटर होता है जो कि 2026 में उस आदमी ने लिखकर मेल बॉक्स में डाला था और उसके बाद वो गायब हो गया था। शायद ये वही लेटर है जो इनके पास पहुंच गया है। इसको इस लेटर की समझ नहीं आती क्योंकि ये तो फ्यूचर से आया हुआ लेटर होता है। तो ये सारी बातें ये अपने दोस्त हाओ को बताता है। तो ये इसे कहता है कि कहीं वो लड़की टैंगी तो तुम्हें नहीं फंसा रही, क्योंकि हमने उसकी ग्रैंड माँ के पैसे जो ले लिए थे। पहले तो यीजुन इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर सोचता है कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो भाई मैं उसकी ग्रैंड माँ के पैसे उसे वापस लौटा देता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी तो सुकून में आए और वो मुझे परेशान ना करे। फटाफट पैसे निकालता है और उसे वापस करने के लिए जाने लगता है। टैंक का जो फादर होता है वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही घटिया इंसान होता है। वो एक अच्छे फादर होने का नाटक कर रहा था सबके सामने, मगर घर आते ही वो अपनी बेटी पर हाथ उठाने लगता है। इसे बुरा भला कहने लगता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह बुरी हो। इसकी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई होती है। इसे उनका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ है। इसका फादर एक जुआरी होता है। जितने भी पैसे ये पार्ट टाइम जॉब करके कमाती है वो सब ये ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्लास का जितना फंड ये कलेक्ट कर रही थी वो सारा पैसा ये छीन लेता है। वो चीखने लगती है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे टीचर को वापस करना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मगर वो इसकी एक नहीं सुनता। पैसों का इतना लालची होता है कि अपनी बेटी को किसी भी अमीर आदमी से शादी करने की सजेशन देने लगता है ताकि इसको भी पैसे मिले। और इसे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारी जान मुझसे कभी नहीं छूटेगी। जिससे अब टैंकी बस हो जाती है। वो बचपन से ही अपने फादर का ये बिहेवियर बर्दाश्त करती आ रही होती है। शुरू से ही अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रही होती है। सोचती है कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँगी और दूसरे शहर चली जाऊँगी तो अपने फादर से जान छुटेगी। मगर वो सब होने से पहले ही ये हिम्मत हार जाती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने फादर को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेती है कि उनसे जान छुड़ाने का यही तरीका है। उसके बाद मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी। और एपिसोड 1 की शुरुआत में जो ये खुद को गुड बाय मैसेज लिखती है वो इसी वजह से लिखती है और चाकू पकड़ के अपने फादर के पास जाने लगती है और ये भी कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढे बगैर ही इस दुनिया से जा रही हूँ। इसके घर से निकलते ही यीजुन इसके घर पर आता है। घर पे तोड़ फोड़ मची हुई होती है। घर की ये हालत देखकर वो टेंशन में आ जाता है कि कहीं टैंक किसी खतरे में तो नहीं। तो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ टैंक अपने फादर को ढूंढती भी आ जाती है और उसे खून खार नजरों से देख रही होती है कि आज तो मैं इन्हें खत्म ही कर दूंगी। जैसे ही उन पर अटैक करने लगती है तो पीछे से यीजुन आकर इसे रोक लेता है, इसका हाथ पकड़ लेता है। वो तड़प रही होती है कि छोड़ो मुझे, आज मैं इसे खत्म ही कर दूंगी। मगर वो टैंक को ये करने नहीं देता और उसे डांटता है कि पागल हो गई हो, अपने हाथ खून से रंगना चाहती हो। टैंक के फादर की तो हालत पतली हो जाती है, वो भाग जाता है वहाँ से। तो ये अपने फादर के पीछे भागती है कि आज तो मैंने नहीं छोड़ूंगी।
तो इसके पीछे यीजुन भी भागता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। वो कहती है कि मैं जी नहीं पा रही हूँ तो मुझे सुकून से मरने दो और अपने साथ में अपने फादर को लेके जाऊंगी। मगर वो भी ठान लेता है कि ये पीछे नहीं हटेगा। इसको ज़बरदस्ती रोकता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि इतने से चाकू से तुम्हारे फादर का क्या होगा, उल्टा तुम जेल चली जाओगी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम पढ़ना नहीं चाहती? उसको लेक्चर देता है, उसे समझाता है, तो वो उल्टा इसे धक्के देकर भगाने लगती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारा क्या मसला है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। क्योंकि इतना तमाशा जो हो रहा होता है, पुलिस इसके फादर को पहले ही पकड़ लेती है और इससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पीछे चाकू लेकर क्यों भाग रही है। तो सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा देता है और खुद मासूम बन जाता है कि मेरी बेटी का दिमागी तवाज़ुन खराब है, वो ऐसे ही हर वक्त मुझ पर अटैक करती है। ये बात टैंग सुन लेती है तो इसका खून खौल जाता है और फिर से अपने फादर पर अटैक करने लगती है कि झूठी कहानी सुना रहा है, मुझे मेंटली इल कहता है। मगर वो ऐसे बिहेव करके अपने फादर की बातों को सच साबित कर रही होती है। ये चीज़ यीजुन समझ जाता है, इसीलिए इसे बचाने के लिए कहता है कि टैंग बहुत अच्छी लड़की है, उसका रवैया हम सब के साथ बहुत अच्छा है, इसके ताल्लुकात अपने फादर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अभी शायद ऐसे किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। मगर वो चुप नहीं हो रही होती तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो कुछ उल्टा पुल्टा ना बोले और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तो बाहर आकर इस पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं मेंटली इल हूँ। तो यीजुन कहता है कि नहीं, तुम्हें बचाने के लिए ये सब करना पड़ा, वरना तुम तो अपने आप को पूरे तरीके से फंसा रही थी। अब ये उदास वहीं बैठी रहती है तो यीजुन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, खुद भी उसके साथ वहीं खड़ा रहता है और उससे कहता है कि बहुत रात हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मगर वो कोई जवाब नहीं देती। तो उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान हो। वो इसे बता देती है कि मेरे फादर ने क्लास का फंड यानी कि सारे पैसे मुझसे छीन लिए हैं। मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे फेस करूंगी अपने टीचर को, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं वापस पैसे लौटा सकूं। यीजुन समझ जाता है कि इसका फादर अच्छा आदमी नहीं है और इसकी परेशानी सुनकर इसकी मदद करने लगता है। पैसे मैं दे दूंगा, अगर तुमसे स्कूल में कोई सवाल करे तो कह देना कि फ़ंड के पैसे तुमसे मैंने लिए थे। अब यीजुन को ये अच्छी लगने लगती है इसीलिए इसकी मदद करने लगता है। उसको सेफली उसके घर तक ड्रॉप करने आता है। मगर जैसे ही वापस जाने लगता है तो घर के अंदर इसे सिगरेट पड़ी नज़र आती है। तो फ़ौरन इससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे फादर सिगरेट पीते हैं। वो मना कर देती है कि नहीं, हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता। तो समझ जाता है कि पैसे वापस लेने के लिए ज़रूर बाव के आदमी यहाँ आए होंगे। तो कहता है कि यहाँ तुम्हारा रहना सेफ नहीं है, चलो मेरे साथ। वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाता है कि तुम जानती नहीं हो कि बाव के आदमी कितने ख़तरनाक हैं, वो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे, या तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे या ख़त्म कर देंगे। यीजुन को पता चल जाता है कि बाव के आदमी यहाँ आए हुए हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो वो टैंग को अपने साथ लेके भागने लगता है उसे बचाने के लिए। मगर बाव के आदमी वहीं घूम रहे होते हैं। वो इन दोनों को देख लेते हैं कि अरे ये तो यिबो की बेटी है। मगर यीजुन टैंग को उनके हाथ लगने नहीं देता और उसे किसी जगह पर छुपाकर बाव के आदमियों को अपने पीछे लगा लेता है। काफ़ी टाइम तक वहाँ वो छुपी बैठी रहती है उसके इंतज़ार में कि वो कब आएगा। मगर अचानक जैसे ही वो वापस आता है तो उसके सर से खून निकल रहा होता है, यानी कि फ़ाइट करके वो बाव के आदमियों को भगा देता है और टैंग से कहता है कि डरो मत, तुम सेफ हो। और फिर उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहोगे। तो वो कहता है कि तुम मेरी परवाह ना करो, मेरे पास जगह है, मैं रह लूँगा। और जाने से पहले उसको खाने पीने का सारा सामान लाकर देता है और खुद फिर अपने बॉस जाके स्टूडियो आ जाता है। इसका दोस्त हाओ एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम होता है जिन, और वो इन्हीं के स्टूडियो में काम करती है, म्यूज़िक लगाने का, यानी कि डीजे होती है। लेकिन उसकी एक टांग में मसला होता है, वो ठीक से चल नहीं पाती। तो बाव के जो आदमी होते हैं वो बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर उसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये चीज़ हाओ देख लेता है तो इसका खून खौल जाता है। पहले तो वो बहुत बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि वो इन लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता। मगर जब वो ये सुनता है कि वो जिन के पास जा रहे हैं उससे बात करने के लिए, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता और वो आकर इन लोगों को खूब मारता है। उसकी भी टांग को जख्मी करने लगता है कि तुम बहुत उसका मजाक उड़ा रहे हो ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ यीजुन अपने स्टूडियो में ही सो जाता है और सुबह जब वापस अपने घर आता है टैंग का हालचाल पूछने के लिए तो वो घर पे मौजूद ही नहीं होती, वो स्कूल के लिए निकल जाती है। तो उसे ढूंढने के लिए खुद भी स्कूल आ जाता है। तो वहाँ शैन फिर से टैंग के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा होता है कि मेरे दोस्त ने टैंग को चाकू लेकर अपने फादर पर अटैक करते हुए देखा। वो एक ही चाल लगा लगा कर बता रहा होता है सबको।
कि वो मेंटली इल है ऐसी लगती तो नहीं है। इसकी ये सारी बकवास यीजुन बैठा सुन लेता है। इसका इतना खून खौलता है कि आकर उससे फाइट करता है कि अपनी बकवास बंद रखो और उल्टी पुल्टी बातें मत फैलाओ। इतने में क्लास में टैंग आ जाती है। ये जैसे ही आती है तो इसकी दोस्त आकर इससे कहती है कि जल्दी बाहर चलो, तुम्हारे फादर आकर एक नया तमाशा कर रहे हैं। सारे के सारे बाहर भागकर आ जाते हैं। तो इसका फादर पूरे स्कूल के सामने खड़ा होकर चीख चीख कर बता रहा होता है कि मेरी बेटी ने मुझ पर अटैक किया, वो भी इस यीजुन के चक्कर में। और कहता है कि पूछो इससे, कल रात में तो ये घर पर भी नहीं आई थी, जरूर इस लड़के यीजुन के साथ ही होगी। ये बकवास जब यीजुन सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके फादर को रख के देता है कि शर्म नहीं आती अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। ये तो वहाँ के लोग उसे रोक लेते हैं, वरना इस आदमी का पिटना तो तय था। अब टीचर जिन जो होती है वो फिर से यीजुन को ही गलत समझ रही होती है कि तुम पहले वाले स्कूल में भी यही मारपीट करते थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया था, अब तुम यहाँ पर भी यही करना चाहते हो। मैंने तुम्हें कितनी मिन्नतों के बाद यहाँ रखा था। असल में ये यीजुन अनाथ होता है और जब ये अनाथ आश्रम में होता है तो शायद ये टीचर जोन उसे वहीं मिली होगी, इसीलिए ये इसका अच्छा चाहती है। ये इसे कहता भी है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बुरा तो उसका फादर है, मगर ये यकीन नहीं करती, तो ये इसे और समझाता भी नहीं है और सारे फंड के पैसे उसे अपने पास से दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे इस स्कूल से निकालना है तो निकाल दो, मगर टैंग के साथ कुछ बुरा मत करना, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसे इस स्कूल से मत निकालना। ये सुनकर टीचर जिनको गुस्सा आ जाता है कि इसके नज़र में स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गुस्से में इसे निकाल देती है कि अगर तुम्हें स्कूल से निकलने का इतना ही शौक है तो मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, अब जाओ, आइंदा के बाद स्कूल मत आना। इसे इस स्कूल से जाता हुआ देखकर इस शैन को बड़ा सुकून मिलता है, मगर जब ये बात टैंग को पता चलती है तो वो टीचर जिन से सवाल करने आ जाती है कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो उल्टा मुझे बचा रहा था। वो यहाँ यीजुन की हिमायतें कर रही होती है कि आप मुझे स्कूल से निकाल दे मगर उसे स्कूल से ना निकालें, मगर टीचर जिन उसकी एक नहीं सुनती। उधर चा को पता चल जाता है कि यीजुन ने बाव के आदमियों को रोका टैंग के पास जाने से, तो वो इसे मारने लगता है कि तुम्हें किसने बोला था उनके मैटर में इन्वॉल्व होने को। मगर यीजुन कहता है कि वो अच्छी लड़की है, उसका इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं है, इसीलिए मैंने उसे प्रोटेक्ट किया। ऊपर से बाव के आदमियों को इस हाव ने भी मारा होता है, तो वो इससे भी डांटता है कि तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो। हमें बाव से दुश्मनी नहीं करनी है क्योंकि ये जानता है कि बाव कितना बुरा है, उसके पास ज़्यादा कनेक्शन है, इनके पास तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, ये अभी ही इस बिजनेस में आए हैं और पंगे लेना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ 2026 को दोबारा दिखाया जाता है कि इन्हें वो टैंक का लेटर मिलता है 1991 वाला। ये लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो गुड बाय मैसेज है, ये यहाँ कैसे आया। असल में इस लड़की का नाम नियान होता है, इसे पुलिस वाले कॉल करके बुलाते हैं पूछताछ के लिए। इससे इसके फादर का आईडी कार्ड मांगने लगते हैं जो कि इसके पास नहीं होता, तो ये लोग इसका आईडी कार्ड यूज़ करते हैं। मगर जब वो इसके फादर की आईडी तक पहुंचते हैं तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा फादर कल ही गुम हुआ है, तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना। वो कहती है कि नहीं नहीं, आपने खुद ही तो वो सीसीटीवी फुटेज मेरे साथ देखा था, मेरे फादर सच में खोए हैं। ये बताता है कि अरे आपके फादर की डेथ तो 20 साल पहले ही हो चुकी है, वो भी जेल में। इसके फादर का नाम जी होंग होता है, मगर जब वो जी होंग की आईडी कार्ड की पिक्चर देखती है तो वो इसका फादर नहीं होता। नियान भी यही कहती है कि ये पिक्चर में मेरे फादर नहीं है, आपके सिस्टम में शायद कोई एरर आ गया होगा, नाम वही है मगर पिक्चर मेरे फादर की नहीं है, और 20 साल पहले जेल में उनकी डेथ कैसे हो सकती है, हमेशा से मेरे साथ ही रहते आ रहे हैं और कल ही खोए हैं। पुलिस वाला भी सर पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर नहीं हो सकता, हम बहुत देखभाल के काम करते हैं, पहले तो आप ऐसा करें कि अपने फादर की आईडी कार्ड लेकर आएं, फिर हम देखते हैं कि आखिर मसला क्या है। मगर इसके पास अपने फादर का आईडी कार्ड कभी होता ही नहीं है, तो वो घर में आके दूसरी चीज़ें तलाश करने लगती है। तो वहाँ इसे मिठाई के बॉक्स में कुछ चीज़ें छुपी नजर आती हैं और वो ट्रेन के टिकट्स होते हैं, वो भी किसी शहर के, और एक ही शहर के काफ़ी टिकट्स खरीदे हुए होते हैं। साथ ही साथ इसे एक पोस्ट कार्ड नजर आता है जिसपे टैंक का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और फटाफट टैंक का लेटर लेकर आती है नाम और राइटिंग को चेक करने के लिए। तो जो राइटिंग टैंक के लेटर की थी वो उस पोस्ट कार्ड की भी होती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि टैंक ने ही ये पोस्ट कार्ड भी लिखा है। टैंक के गुड बाय लेटर में उसने अपने शहर का नाम भी लिखा होता है और ये वही शहर होता है जहाँ के उसके फादर ने इतने सारे टिकट खरीदे होते हैं। ये समझ जाती है कि टैंक का मेरे फादर के साथ कोई तो कनेक्शन है, उसका लिखा हुआ पोस्ट कार्ड उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है, तो कहीं वो उससे मिलने के लिए उसी के शहर तो नहीं चले गए। तो ये फटाफट पहली फुर्सत में उसी शहर पहुंच जाती है, मगर पता चलता है कि टैंक तो खुद गायब है। 2 दिन से उसकी गाड़ी
पहाड़ों पर खड़ी होती है, मगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं होती। पुलिस वाले उसके बेटे को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, जो कि 2 साल से बाहर मुल्क में रह रहा था। उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर गायब है। तो ये भी पहली फुर्सत में वापस आ जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और इसका नाम होता है चैंग। नियान पुलिस वालों से टैंग की इन्फॉर्मेशन हासिल करने आती है, मगर वो लोग इसे नहीं बताते कि हम किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते। तो वो परेशान हो जाती है कि अब मैं टैंग की इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करूँ। जैसे ही ये निकलती है तो उसी पुलिस स्टेशन में चैंग भी आ जाता है अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए। टैंग यहाँ पर दूसरे नाम से रह रही होती है। इसके बेटे को भी नहीं पता होता कि इसका नाम टैंग है। वो तो उसकी आईडी चेक करने के बाद पुलिस वाले इसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर का यूज्ड नेम टैंग था, और अभी कोई लड़की आई थी तुम्हारी मदर को ढूंढती हुई, बस कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है तुम्हारे आने से पहले। तो ये भाग कर नियान के पीछे जाने लगता है। उसे वो नज़र आ जाती है तो उसे रोकता है। तो इससे पूछता है कि तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो और उन्हें क्यों ढूंढ रही हो। ये खुश हो जाती है ये सुनकर कि तुम टैंग के बेटे हो, तुम प्लीज़ मुझे अपनी माँ से मिलवा दो, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। और ये इसको अपनी माँ से मिलवा दे इसके लिए ये झूठी कहानियाँ करने लगती है कि मैं टैंग की दूर की रिश्तेदार हूँ। मगर ये पकड़ लेता है कि ये झूठ बोल रही है तो सीधा इसे पुलिस स्टेशन ले आता है, और इसे ऐसा लगता है कि इसकी माँ के गुम होने के पीछे इस लड़की का हाथ होगा। मगर यहाँ पर वो क्लियर करने लगती है कि मेरे फादर तो खुद गुम हैं, उन्हीं को ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इनको वो पोस्ट कार्ड और लेटर भी दिखा देती है कि मेरे फादर के पास तुम्हारी माँ का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भी पड़ा है। तो वो दोनों जरूर एक दूसरे को जानते होंगे और शायद अभी वो एक दूसरे के साथ ही हों। पुलिस वाला इनकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये आप दोनों के माँ बाप का प्राइवेट मैटर है, तो बेहतर है आप लोग इसे घर जाकर ही सॉल्व करें। इन दोनों को ये भी लगने लगता है कि शायद हमारे माँ बाप एक दूसरे को पसंद करते होंगे, या शायद कोई और बात भी हो सकती है। चैंग नियान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा होता। इसे ऐसा लगता है कि इसने और इसके बाप ने मिलकर मेरी माँ को किडनैप किया है। ये इसे लाख समझाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें क्या मिलेगा ये सब करके, मैं तो खुद अपने फादर को ढूंढ रही हूँ। ये कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो अपने रास्ते जाओ, मैं खुद अकेले अपने फादर को ढूंढ लूंगी। मगर ये मैटर इन दोनों से कनेक्टेड होता है, इसीलिए चैंग कहता है कि ठीक है हम दोनों मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। ये लोग जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी माँ के घर पर आती है छानबीन करने के लिए। तो इसे वहाँ पर एज इट इज़ सेम कुकी बॉक्स नज़र आता है जो इसके फादर के पास था। बाकी कुछ खास इन्हें मिलता नहीं है, तो ये नियान के साथ वापस इसी के शहर आने लगता है उस मेल बॉक्स को इंटेरोगेट करने के लिए, क्योंकि मेल बॉक्स की कहानी भी ये इसे सुना देती है। उधर 1991 में येजुन टैंग से मिलने के लिए खुद आ जाता है और उसे कहता है कि अब से मैं स्कूल तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी खतरा हो, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। उसे अपना नंबर दे देता है, वो भी अपने स्टूडियो का। टैंग खुश हो जाती है इसके बिहेवियर को। टैंग येजुन को उसके पैसे वापस कर देती है जो इसने फंड के पैसे टैंग की जगह दिए थे। टैंग कहती है कि ये पैसे रख लो वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, इसीलिए वो रख लेता है। और इसने टैंग से जो उसकी ग्रैंडमा के पैसे लिए थे वो ये इसको लौटा देता है कि अब तुम ये पैसे ले लो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। खैर अब टैंग येजुन के नंबर को देकर खुश हो रही होती है कि उसे मेरी परवाह है। वहाँ येजुन वो लेटर संभाल के रखा हुआ होता है क्योंकि इसे उस लेटर में कुछ गड़बड़ी लगती है। उस लेटर में येजुन ने टैंग के लिए ये भी लिखा होता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज तक नहीं बदला। दूसरे दिन टैंग को ख्याल आता है कि मैंने इस मेल बॉक्स में अपना लेटर डाला था, तो ये फौरन उस लेटर को निकालने के लिए आ जाती है कि मैं उसे फाड़ के फेंक दूंगी। मगर जब वो मेल बॉक्स में चेक करती है तो वहाँ इसका लेटर होता ही नहीं है, वहाँ दूसरों के पड़े होते हैं मगर इसी का गायब होता है। ये अपने बॉस से पूछती है कि कहीं आपने मेरा लेटर तो इस मेल बॉक्स से नहीं निकाल लिया। मगर बॉस कहता है कि इस मेल बॉक्स के ताले की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास है और इसके अंदर के लेटर कहीं पर भी नहीं भेजे जाते, सब कुछ इसी में ही रहता है और मैंने तो हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया इसे। तो टैंग और सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा लेटर गया तो गया कहाँ। मगर इसे ये पता नहीं होता कि इसका लेटर तो फ्यूचर पहुँच गया होता है, उस नियान के पास होता है। उधर हाउ ने जो बाव के आदमी का पैर जख्मी किया होता है उसके लिए बाव खुद इनके पास आ जाता है और चा से कहता है कि मैं तो अपने बंदों को काबू में रखता हूँ, लगता है तुम ही नहीं रखते। तो चा उसको दिखाने के लिए इन दोनों को मारने लगता है ताकि ये बात को यहीं ख़त्म करे। मगर बाव बात को यहाँ ख़त्म नहीं करता, कहता है कि तुम्हारे बंदे ने मेरे बंदे का पैर जख्मी किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इनमें से किसी एक का पैर जख्मी करो। मगर चा ये कर नहीं पाता तो उसके बदले बाव से कहने लगता है कि मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, इस बात को यहीं ख़त्म करो। तो बाव कहता है कि 10 क्या, तुम 8,000 भी दोगे तो मैं ये बात यहीं ख़त्म कर दूंगा। मगर पैसे लेने के बावजूद भी वो अपने बंदों को इन पर अटैक करने के लिए भेज देता है
और कहता है कि इन्हें अपना मामला खुद निपटने दो। वो लोग आकर इनके पूरे स्टूडियो में तोड़-फोड़ कर देते हैं, मगर चा इन दोनों को सख्ती से मना कर देता है कि इनसे फाइट बैक मत करना, और यीजुन को खुद प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब जब इन लोगों की फाइट खत्म होती है तो हाओ भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, तो जिन से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, वो इसकी केयर करने लगती है, जिससे पता चलता है कि ये भी इसे पसंद करती है। और फाइट शुरू होने से पहले यीजुन के स्टूडियो में किसी की कॉल आती है। वो समझ जाता है कि इसे टैंगी कॉल कर रही होगी, मगर ये फ़ोन उठा नहीं पाता, और सच में इसे टैंगी कॉल कर रही होती है उस मेल बॉक्स के बारे में बताने के लिए। कि अचानक इसका फादर इसके पास पहुंच जाता है कि तुम फिर से उस लड़के को कॉल कर रही हो, और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। इसका फादर अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और पैसों के लिए अब वो ये घर बेचने लगता है, मगर ये घर टैंग की ग्रैंडमा के नाम होता है। तो वो अपने फादर को किसी कीमत में घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने नहीं देती, तो ये इस पर फिर से हाथ उठाने लगता है कि मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दो, मगर टैंग नहीं देती, और फाइनली पेपर्स बचा लेती है। अब इसका यीजुन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है उससे मिलने, मगर जब दरवाजे पर खून लगा देखती है तो परेशान हो जाती है उसके लिए, और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगती है, मगर वो घर पे नहीं होता, वो अभी घर आ ही रहा होता है, और उसे वो नज़र आ जाती है अपने घर के बाहर खड़ी हुई। वो कहता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ हूँ। उसको देख के टैंग की जान में जान आती है, मगर इसके पैर पर चोट लगी हुई होती है। टैंग कहती है कि तुम फिर से लड़ाई झगड़ा कर कर आए हो। उसकी केयर करने लगती है, उसकी चोट पे मरहम पट्टी करने लगती है। तो ये देखकर वो टैंग को देखता रह जाता है, क्योंकि पहली बार कोई इसकी इस तरह केयर कर रहा होता है। मगर अचानक इसे टैंग के हाथ पर निशानात नजर आते हैं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर ने फिर से तुम पे हाथ उठाया। तो वो छुपाने लगती है और इस बात का कोई जवाब नहीं देती, और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। मगर यीजुन को समझ आ जाता है कि इसका फादर अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगता है इसका बंदोबस्त मुझे खुद करना पड़ेगा। वो सीधा उसके फादर को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, और उसे वार्निंग देने लगता है कि अगर अब तुमने टैंक पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को अजाब बना दूंगा। और उसे ये भी बताता है कि तुमसे उधार वापस लेने के लिए मुझे बाव नहीं भेजा है। ये सुनकर यीबो की हालत बदली हो जाती है कि इसके तो माफिया गैंग से ताल्लुकात हैं, वरना ये यीजुन को ऐसे ही समझ रहा था। यीजुन उसे वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये जाता है तो बाव के आदमी से ढूंढते हुए आ जाते हैं, और यीबो को पकड़ लेते हैं कि पैसे वापस कब दोगे। दूसरे दिन सुबह टैंग स्कूल के लिए निकल रही होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, तो इससे मिलने के लिए यीजुन खुद इसके घर पर आ जाता है, इससे ये पूछने के लिए कि क्या कल तुमने मुझे कॉल की थी। वो कहती है कि हाँ मैंने ही कॉल की थी। तो ये इसे मेल बॉक्स के बारे में बता देती है कि मेरा लेटर गायब हो चुका है। उसको सब समझा देती है कि मेल बॉक्स में कोई और नहीं घुस सकता मेरे अलावा, और ये भी कहती है कि तुम्हारे नाम से भी तो लेटर मुझे इसी मेल बॉक्स से मिला था, मगर तुम कहते हो कि वो लेटर तुमने नहीं लिखा, तो ये कौन कर रहा है हमारे साथ। तो ये दोनों पता करने के लिए मेल बॉक्स के पास आ जाते हैं। यीजुन को लगता है कि शायद कोई है जो इनके साथ घटिया मजाक कर रहा है, तो उस बंदे को पकड़ने के लिए वो कहता है कि हम इस मेल बॉक्स पर नज़र रखेंगे। ये कहता है कि तुम्हारे और मेरे नाम के लेटर्स पर ही कुछ हो रहा है, तो तुम ऐसा करो कि खाली लेटर पर अपना नाम लिखकर इस मेल बॉक्स में डाल दो। जो कोई भी हमारे साथ ये खेल खेल रहा है वो फिर आज रात ज़रूर आएगा। ये इसकी बात मानकर ऐसा ही करती है, और ये दोनों पूरी रात बैठकर उस मेल बॉक्स को देखते रहते हैं। काफ़ी लोग आना जाना कर रहे होते हैं, मगर कोई भी उस मेल बॉक्स में नहीं घुसता। वहाँ बैठे बैठे टैंग को नींद आने लगती है। एक नींद का झोंका आता है और वो यीजुन के कंधे पर सर रखकर सोने लगती है। ये देखकर वो चौंक जाता है, खुश भी हो रहा होता है, शौक भी होता है, ब्लश भी करने लगता है। मगर थोड़ी ही देर बाद टैंग की आँख खुल जाती है, तो वो कहता है कि तुम घर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ बैठा रहूंगा। मगर वो कहती है कि तुम इस ठंड में यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी, काफी टाइम हो गया है और कोई नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, चलो तुम भी घर चलो। वो मान नहीं रहा होता, तो वो उसे जबरदस्ती ले जाती है कि यहाँ बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाएगी, घर चलो। दूसरे दिन टैंग यीजुन के घर आ जाती है उसे बैंडेज देने के लिए कि तुम अपनी चोट की मरहम पट्टी दोबारा कर लेना। ये देकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसकी इस हरकत से यीजुन बहुत खुश हो जाता है। वहाँ चाक के पास टीचर जिन आती है और कहती है कि यीजुन से कहना कि स्कूल वापस आ जाए। तो ये बात वो यीजुन को बता देता है कि तुम स्कूल वापस से ज्वाइन कर लो। और ये चा बहुत उदास भी होता है, क्योंकि इन दोनों को बचाने के चक्कर में इसने अपनी सारी जमा पूंजी उस बाव को दे दी थी। जितने भी पैसे इन्होंने वो शिप खरीदने के लिए जमा किए थे वो सब ही उसे दे देता है। वहाँ टैंग जब स्कूल आती है तो शैन उसे हर दिन परेशान करा होता है, तंज मार मार के। यीजुन और इसकी लव स्टोरी की बार बार बातें करता रहता है कि गुंडों की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। यीजुन को तो इस स्कूल से निकलना ही था। अब 3 दिन गुजर जाते हैं और वो लेटर मेल बॉक्स में ही पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। मगर अब भी यीजुन हार नहीं मान रहा होता और कहता है कि कोई तो है इन सब चीज़ों के पीछे।
फिर उसके बाद वो टैंग के लिए खाने की चीज़ लेकर आता है, जो कि वो बड़ी खुशी से खा रही होती है और साथ में इसके साथ भी शेयर करती है। और फिर कहती है कि तुम्हारे नाम पर जो लव लेटर मुझे लिखा गया था, मुझे लगता है कि वो जेन्यून है, यानी कि जिसने भी वो लेटर लिखा है सच्चे दिल से लिखा है। पर एक स्टैम्प लगा हुआ होता है, जो कि उसी स्टेशनरी दुकान का होता है जहाँ ये टैंग काम करती है। ये कहती है कि लेटर लिखने वाला मेरी ही शॉप पे आता होगा, क्योंकि उसने हमारा ही स्टैम्प यूज़ किया है, या क्या पता मैं उसे जानती हूँ। ये सारी बातें यीजुन सुन के कहता है कि अब तो उस बंदे को पकड़ना और भी ज़रूरी है। और ये दोनों दोबारा मेल बॉक्स के पास जाकर बैठ जाते हैं, मगर टैंग को ठंड लगने लगती है। ये चीज़ यीजुन नोटिस कर लेता है तो फ़ौरन अपनी जैकेट उतार कर उसे दे देता है कि तुम पहन लो, मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर वहीं बैठे रहने के बाद ये कहती है कि हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी आएगा इस मेल बॉक्स के पास। जाने से पहले उसे कहती है कि अब से तुम स्कूल आना शुरू कर दो, अपना हेयर कट करवाओ, एक स्टूडेंट की तरह तो लगो। तो यीजुन ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि जैसा तुम कहो। ये बात सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाती है। वहाँ 2026 को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर नियान और चैंग दोनों मेल बॉक्स के पास पहुँच जाते हैं। नियान और वो सिक्योरिटी गार्ड दोनों मिलकर इसे पूरी कहानी सुना डालते हैं कि कैसे इसका फादर यहीं खड़े खड़े गायब हो गया। मगर चैंग इनकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। इसे लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड भी नियान के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहा है। मगर अचानक ही वो बिल्ली आकर उस मेल बॉक्स पे दोबारा बैठ जाती है। जैसे ही बिल्ली आती है तो सिक्योरिटी गार्ड फौरन टैंग का जो 1991 वाला लेटर होता है वो उस मेल बॉक्स में डाल देता है कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो खुद अपनी आंखों से देख लो। जैसे ही ये लेटर इसमें डालता है तो 1991 में टैंग और यीजुन को भी उस मेल बॉक्स से आवाज़ें आने लगती हैं और बिल्ली भी वहीं मौजूद होती है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही मेल बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो अंदर लेटर पड़ा होता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अपना लिखा हुआ खाली लेटर तो वो पहले ही निकाल के रख चुकी थी और मेल बॉक्स पूरा खाली होता है। मगर अब इसमें अचानक से लेटर देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब मेल बॉक्स में से आवाज़ें आती हैं तो ये दोनों डर जाते हैं। जैसे ही मेल बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसमें से वही लेटर निकलता है। टैंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो मेरा वही गुड बाय लेटर है। अभी तो हमने देखा था कि ये मेल बॉक्स पूरा खाली था, तो ये लेटर कहाँ से आ गया। ये लोग पूरा मेल बॉक्स उल्टा पुल्टा करके चेक करने लगते हैं कि कहीं से कोई रास्ता तो नहीं लेटर डालने का, मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये दोनों डर जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेल बॉक्स मैजिकल है। अचानक से इन्हें वो लव लेटर मिलना, फिर टैंक का लेटर गायब होना और फिर दोबारा अचानक से मिलना, ये सब कोई नॉर्मल बातें नहीं है। यीजुन कहता है कि हमने तो खाली लेटर भी डाला था, वो तो कहीं नहीं गया। तो टैंक कहती है कि शायद खाली लेटर्स नहीं जाते होंगे, और वैसे भी जो लव लेटर हमें मिला था और मेरा लेटर जो गायब हुआ था, उन दोनों पर ही मेरी स्टेशनरी की दुकान के स्टैम्प लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसमें स्टैम्प वाले पेपर्स ही जाते होंगे। तो ये दोबारा से चेक करने के लिए लेटर डालने का प्लान करते हैं, वो भी उसी स्टैम्प पेपर पर। वहाँ 2026 में अपनी आंखों के सामने वो लेटर गायब होते देखने के बावजूद भी चैंग इनकी बात पर भरोसा नहीं करता। इससे लगता है कि ये दोनों मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं या कोई मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सुनकर तो नियान हाथ खड़े कर लेती है कि भाई इसे समझाना तो नामुमकिन है और मेरे अंदर स्टैमिना नहीं। वो अपने घर जाने लगती है, मगर तब भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब ये केस सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत तो होती है, इसलिए एक दूसरे को झेल रहे होते हैं। ये दोनों कहते हैं कि हमें केस सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए नियान इसे अपने फादर के बारे में सब बता डालती है, यहाँ तक कि ये भी कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके घूम रहे हैं। नियान अपने फादर पर शक नहीं करती और कहती है कि वही मेरे फादर हैं। ज़रूर कोई वजह ही रही होगी कि वो जी होंग की आइडेंटिटी लेकर घूम रहे थे, जिसकी डेथ 20 साल पहले ही जेल में हो चुकी है। इसने आज तक अपने फादर का आईडी कार्ड देखा ही नहीं होता और ना ही इसके पास अपने फादर की कोई फ़ोटो होती। ये सब सुनकर चैंग कहता है कि तुम्हें जितना सिंपल ये सब लग रहा है ना, उतना है नहीं। कोई अपनी आइडेंटिटी चेंज करके क्यों घूमेगा, ज़रूर दाल में कुछ काला है। नियान कहती है कि मैंने अपने फादर के बारे में तुम्हें सब बता दिया, अब तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ। वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाप की डिवोर्स हो गई थी और उसके बाद मैं अपने फादर के साथ बाहर मुल्क ही रहा। ये दोनों एक दूसरे के माँ बाप को ब्लेम कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि इन दोनों के माँ बाप एक दूसरे को पसंद करते होंगे या तो उनका कोई पास्ट रहा होगा। नियान को भी ना इस मेल बॉक्स में गड़बड़ लग रही होती है। वो कहती है कि ये जादुई मेल बॉक्स है, क्यों ना हम दोबारा से एक लेटर लिखकर भेजें। यहाँ ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं और वहाँ 1991 में वो दोनों भी लेटर भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये दोनों कहते हैं कि कोई तो हमें लेटर भेज रहा है, वो लव लेटर भी आया था, तो हमें पूछना चाहिए कि सामने वाला बंदा आखिर है कौन, क्या पता हमें रिप्लाई आ जाए।
टैंग लिख देती है पूरा लेटर और अभी और इसी वक्त ये लोग मेल बॉक्स में वो लेटर डालने आ जाते हैं, मगर लेटर जाता ही नहीं है। ये लोग काफ़ी ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि ये लेटर क्यों नहीं जा रहा। तो टैंग दिमाग लगाती है और कहती है कि मे बी लेटर भेजने की भी कोई कंडीशंस होंगी, क्योंकि जब भी लेटर आता जाता है बिल्ली यहाँ मौजूद होती है और आधी रात का समय होता है। तो इसका मतलब है कि हमें आधी रात को ही ये लेटर डालना चाहिए, फिर ही ये लेटर जाएगा। तो ये दोनों कहते हैं कि चलो फिर कल लेटर डालेंगे। वहाँ 2026 में नियान को भी ये बात समझ आ जाती है कि आधी रात को लेटर डालना चाहिए और बिल्ली भी मौजूद होनी चाहिए। तो चैंग कहता है कि ठीक है, मगर लेटर मैं लिखूंगा और मैं ही डालूंगा। वो इसकी ये शर्त मान जाती है। दूसरे दिन ये दोनों लेटर लिखकर मेल बॉक्स के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ 1991 में टैंग और यीजुन भी मेल बॉक्स के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही मिडनाइट का समय आता है तो यहाँ से ये भी लेटर डालते हैं और वहाँ से वो भी लेटर डालते हैं। टैंग और यीजुन का लेटर चला जाता है। ये लोग जब मेल बॉक्स खोलकर देखते हैं तो वहाँ इनका लेटर नहीं होता। ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं और खुश भी, क्योंकि कंफर्म हो जाता है कि ये मेल बॉक्स मैजिकल है। वहाँ टैंग जब मेल बॉक्स खोलकर देखता है तो इसका लेटर नहीं जाता, तो वो हंस पड़ता है। मैंने कहा था कि तुम दोनों मेरे साथ घटिया मजाक कर रहे हो। नियान कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर बाद में पता चलता है कि चैंग ने तो लेटर में कुछ लिखा ही नहीं होता, वो खाली लेटर भेज रहा होता है। ये जानकर नियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चीख चिल्लाने लगती है कि इन चीज़ों के कोई रूल्स होते हैं, ऐसी हरकतें करके तो तुम इस मेल बॉक्स को ख़राब कर दोगे। असल में चैंग को इन दोनों पर अब तक भरोसा नहीं हुआ होता। वो बस चेक कर रहा होता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। मगर जैसे ही वो मेल बॉक्स खोलता है अपना लेटर निकालने के लिए, तो नीचे उसे एक नया लेटर पड़ा नजर आता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये कहाँ से आया। नियान फौरन उससे वो लेटर छीनती है और पढ़ने लगती है। वो टैंग का लेटर होता है। टैंग ने अपना नाम मेंशन किया होता है लेटर पे। वो कहती है कि आप हैं कौन और मुझे लेटर क्यों भेज रहे हैं। इससे पहले मेरे पास लव लेटर आया था और कुछ दिनों पहले मैंने गुड बाय लेटर लिखा था, वो यहाँ से गायब हो गया था और अब कल मुझे अचानक मिल गया। क्या आपको भी इस मेल बॉक्स के मैजिकल होने के बारे में पता है कि ये सब हो क्या रहा है? अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। वो टैंग को दिखाती है कि देखो तुम्हारी माँ ने रिप्लाई किया है। टैंग ने लेटर में साल भी मेंशन किया होता है, लिखा होता है 1991। ये देखकर चैंग शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1991 से हमें लेटर कैसे मिल सकता है। अब जाकर इसे यकीन आता है कि ये मेल बॉक्स 1991 के लेटर्स कलेक्ट करके 2026 में भेजता है। फिर यीजुन टीचर जिन से आकर मिलता है और कहता है कि मैं स्कूल वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ और ये भी कहता है कि मेरा बॉस चा जो है वो बहुत परेशान है, तो क्यों ना तुम जाकर उससे बात करो, क्योंकि ये चा की पुरानी दोस्त होती है। मगर उसे ये गुंडे बदमाशों वाला काम करते हुए देखकर उससे नाराज़ होती है, मगर उसकी परवाह करती है। उसे समझाने के लिए उसके पास आ जाती है और कहती है कि एक ही फाइट में तुम हार मान के बैठ गए, तुम तो मुकाबला करने वालों में से थे। ये पैसे जो गए हैं ये वापस कमाए जा सकते हैं। उसे हिम्मत दिलाती है और इसे कहती है कि तुम अपने इस स्टूडियो को दोबारा से रिपेयर करवाओ, और ये करने के वो इसे अपनी तरफ से पैसे देती है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें उधार दिया है। ये दूसरी ही तरफ ये दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश बैठे होते हैं कि अचानक चाय इन लोगों को बुला लेता है और ये भी कहता है कि मैंने गलत किया, तुम लोगों को रोका बाव के आदमियों से फाइट बैक करने से, क्योंकि तुम लोगों की इतनी गलती नहीं थी। और ये भी बता देता है कि इस स्टूडियो को रिपेयर करने के पैसे टीचर जिन ने दिए हैं। ये सुनकर यीजुन और हाओ बड़े खुश होते हैं कि टीचर जिन को आपकी परवाह तो है। वहाँ 2026 में ये दोनों लेटर भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर सोचते हैं कि हम क्या लिखेंगे, कि हम फ्यूचर से बात कर रहे हैं। ये लोग ऐसी चीज़ के बारे में इसे बताते हैं जो होने वाली हो 1991 में, ताकि उसे यकीन आ जाए कि हम फ्यूचर से ही बात कर रहे हैं। अब मिडनाइट जैसी ही होती है तो ये लेटर उसे भेज देते हैं। वहाँ 1991 में टैंग को आवाज़ आ जाती है लेटर आने की, तो वो फ़ौरन जाकर देखती है तो लेटर पड़ा होता है। तो भाग कर यीजुन के स्टूडियो आ जाती है उसे बुलाने और उसे कहती है कि देखो रिप्लाई आ गया। इन्हें एक दूसरे से बात करता हुआ चा और हाओ बड़ी खुशी से देख रहे होते हैं। वहाँ ये दोनों जब लेटर पढ़ते हैं तो नियान अपना नाम मेंशन कर देती है और कह देती है कि हाँ मुझे ही आपके लेटर्स मिल रहे थे, मगर वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा। नियान समझ जाती है कि शायद इसके फादर ने इसे लव लेटर लिखा होगा, तो इसीलिए पूछती है कि आपको जीहोंग के नाम से कोई और लेटर्स मिले हैं क्या, या आप जीहोंग को जानती हैं। और बताती है कि मैं ईयर 2026 से आपके लेटर रिसीव कर रही हूँ। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद 1991 में वाटर स्पॉट होने वाला है। ये लेटर पढ़ के ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये लेटर्स तो फ्यूचर से आ रहे हैं, मगर यीजुन का फोकस उस लव लेटर पर होता है। यीजुन कहता है कि इसका मतलब है कि वो लव लेटर नियान ने नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि जीहोंग ने तुम्हें लेटर लिखा था। यीजुन कहता है कि ये लेटर फ्यूचर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई फ्यूचर से तुम्हें लेटर भेज रहा है मेरे नाम से।
अब ये पूरी रात सोच में पड़ा रहता है कि आखिर हो क्या रहा है, और वही लव लेटर देख रहा होता है कि अचानक इसे कुछ समझ आता है, तो फटाफट वही लव लेटर खुद अपनी राइटिंग में लिखने बैठ जाता है और भाग कर टैंक के पास आ जाता है कि मुझे कुछ पता लगा है। अभी अपने हाथ से लिखा हुआ वो लव लेटर और फ्यूचर से आया हुआ वो लव लेटर इसे दिखाने लगता है कि देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों राइटिंग सेम है? वो कहता है कि पहले मुझे लगा था कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, मगर अब जब मुझे पता चला कि इस मेल बॉक्स से फ्यूचर के लेटर्स आ रहे हैं, मुझे पता चला कि इस लव लेटर पर जो मेरे नाम से साइन हुआ हुआ है उसके आगे पीछे ब्रैकेट्स मैं ही लगाता हूँ, मैं ही इस तरह साइन करता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये लव लेटर फ्यूचर से मैंने ही तुम्हें भेजा है, क्योंकि राइटिंग सेम है और सिग्नेचर भी मेरा ही है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और ऑकवर्ड भी हो जाते हैं कि ये मुझे लेटर क्यों भेज रहा है फ्यूचर से, और वो भी लव लेटर। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।